नमस्कार, वेल डन इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस अंक में रंगमंच के एक ऐसे गुरु से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। हम बात कर रहे हैं रंगमंच की अजय यात्रा करने वाले अजय मलकानी की। श्री अजय कुमार मलकानी को भारतीय रंगमंच में निर्देशन के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री अजय कुमार मलकानी। मानव समाज में नाटक की विद्या का उद्गम कब, कैसे, कहां से हुआ पता नहीं, मगर इतना पक्का पता है कि भाषा के आविष्कार से भी हजारों साल पहले किसी स्त्री ने किया होगा। इसका पहला सरल उपयोग किसी रोते हुए बच्चे को मनाने के लिए आवाज निकालकर, आंख मटकाते, मुंह बनाते हुए किसी बड़े होते बच्चे को हाथों पैरों की मुद्राओं से नदी पार करना या पेड़ चढ़ना सिखाते हुए, किसी गुलाम ने निर्दयी मालिक के पीठ के पीछे उसकी नकल उतारते हुए बनाया होगा। उसका मजाक निकाली होगी कोई आवाज और अपने विरोध को कुछ इस तरह से दी होगी परवाज। कहीं और देखते हुए, छुपते छुपाते हुए इशारों में दिया होगा अपने प्रिय को उलाहना या आमंत्रण। रंगमंच यही सब सिखाता है। रंगमंच मनुष्य को इंसान बनाता है। एक बात जो मैं कहना चाहूंगा कि थिएटर में आने के बाद क्या होता है व्यक्तित्व का। थिएटर देखिए एक कंपोजिट आर्ट है जिसमें म्यूजिक भी है, डांस भी है, लिटरेचर भी है, फाइन आर्ट्स भी है, सब कुछ है उसमें। तो जब एक बच्चा रंगमंच में पहली बार आता है और इससे जब रूबरू होता है तो सबसे पहले तो वो कलाकार मन होता है उसका। हर आदमी के भीतर एक कलाकार मन है, हर आदमी के भीतर एक प्रतिभा है। उस प्रतिभा को की तलाश करनी पड़ती है कि इसका इंक्लिनेशन, इसका झुकाव किस ओर है। तो फिर ऐसे लोगों को जब वो आते हैं और जब रंग कर्म में जुड़ते हैं और स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं तो सबसे पहले तो उनका स्टेज फियर समाप्त होता है। एक कम्युनिकेशन का जो लेवल है, एक अपनी बात कहने का दूसरों के सामने, वो बड़ा शार्प होता चला जाता है, स्पष्ट होता चला जाता है, प्रिसाइज होता चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का जो फायदा होता है वो रंगमंच में होता है। दूसरा फायदा ये होता है कि व्यक्तित्व का विकास होता है। आप खिलकर निखर कर निकलते हैं। एक जो आप अपने अपने परिवार से, अपने सामाजिक स्थितियों से, अपने भौगोलिक स्थितियों से, क्षेत्रीय स्थितियों से जो संस्कार लेकर आते हैं, जो कुटुंब से संस्कार लेकर आते हैं, वो धीरे धीरे संस्कार टूटता है। क्योंकि आप विभिन्न चरित्र करते हैं, नाटकों में विभिन्न चरित्र करते हैं, तो उस चरित्र के संस्कार को आप लेते हैं। तो आपका जो अपना निजी संस्कार है, जो इन तमाम परिस्थितियों से बनता है, वातावरण से आपके बनता है, वो टूटता है और आप एक शार्प होके, एक न्यूट्रल होके अपने व्यक्तित्व को जांचते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा होता है जो क्लासरूम में पढ़ा के नहीं हो सकता, जो डिग्री लेकर यूनिवर्सिटी या कॉलेज से नहीं हो सकता। मारवाड़ी कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर व रांची विश्वविद्यालय के परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट विभाग के निदेशक पद से सेवानिवृत्त रंगकर्मी अजय मलकानी फिलहाल एनएसडी एकेडमिक काउंसिल के सदस्य हैं। प्रोफेसर मलकानी को थिएटर में निर्देशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए चुना गया है। वह नाट्य संस्था युवा रंगमंच के संस्थापक हैं। देश भर में मंचित 50 से भी ज्यादा नाटकों का निर्देशन कर चुके हैं। मेरी मुलाकात कुछ अजीबोगरीब तरीके से मलकानी सर से हुई थी। मैं उस वक्त नाटक के बारे में जानता था कि नाटक मुझे करना है, लेकिन नाटक कौन करवाता है, नाटक कहाँ मिलता है, कौन कौन से नाटककार की किताब हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो बचपन में जब मैं सरस्वती पूजा वगैरह किया करता था तो लोग वीडियो मंगाया करते थे, लेकिन मैं चौकी लगाकर नाटक किया करता था। और जब रांची आया तो इंटर के बाद जेवियर में एडमिशन लिया
फिर मुझे पता चला कि मारवाड़ी कॉलेज में नाट्य परिषद करके एक संस्था बनी हुई है जहाँ छात्र पढ़ाई के साथ नाटक भी करते हैं। तो मैंने मारवाड़ी कॉलेज में अपना नामांकन करवा लिया। वहाँ पर नोटिस में निकला कि भाई जो भी नाटक करने के लिए इच्छुक हैं वो आकर के अपना आवेदन दें। तो मैंने अपना आवेदन दिया और उसमें 52 लोगों ने लगभग आवेदन दिया था। उसमें 12 लोगों का चयन हुआ जिसमें मैं भी था, और वहाँ से शुरू हुआ हमारा नाटक का सफ़र रांची रंगमंच में। और उसी दौरान अजय मलकानी जी से हमारी मुलाकात हुई। तो मुझे आज भी याद है कि उस समय पहला नाटक मैंने किया था झिंगुर मल की आत्मा। उसमें मैं मुख्य किरदार में था। उन्होंने कहा कि तुम अच्छा करते हो, तुम मेन रोल करोगे। तो मैंने कुछ इम्प्रोवाइज़ करके, कुछ पेन वेन था उसको इम्प्रोवाइज़ करके फूल वूल लगा करके उनको दिखाया कि सर देखिए ये चलेगा। तो उन्होंने कहा कि गुरु तुम क्रिएटिव हो। तो मैंने कहा सर गुरु मत बोलिए। बोले नहीं नहीं। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि गुरु उनका तकिया कलाम है। उसके बाद वो दौर शुरू हुआ। हम लोगों ने बहुत सारा नाटक किया। युवा रंगमंच से मैं जुड़ा, युवा रंगमंच के साथ बहुत सारा नाटक किया। और उस दौरान मलकानी जी के नाटक को करवाने का, नाटक सिखाने का, नाटक बताने का जो तरीका था वो समझा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से 1986 में निर्देशन में डिप्लोमा करने वाले मलकानी संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सैलरी एवं प्रोडक्शन ग्रांट कमेटी के सदस्य, झारखंड सरकार की फिल्म नीति के अंतर्गत तकनीकी सलाहकार परिषद के सदस्य व गोवा में आयोजित 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2017 के फिल्म रिव्यू के सदस्य भी रहे हैं। अजय मलकानी पिछले 42 सालों से झारखंड में रंगमंच को जीवित रखने का काम कर रहे हैं। कई नाटकों के माध्यम से कला को जीवंत करने के बाद अजय मलकानी को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। थिएटर में निर्देशक के रूप में हमारी सबसे पहली शुरुआत हुई नुक्कड़ नाटक से। नुक्कड़ नाटक मतलब मुझे याद है 19 नवंबर 1981 को सबसे पहला मेरे निर्देशन में नुक्कड़ नाटक हुआ मंगरू नाम से। मंगरू नाम से था, जो गरीबों के शोषण और यहाँ जो हमारे जनजातीय भाइयों का जो शोषण होता है उस शोषण को की प्रधानता करके उसके विरोध में वो नाटक हमने मंगरू नाटक किया। डायरेक्शन में एक इंक्लिनेशन, एक झुकाव मेरा शुरू से रहा है, क्योंकि काफ़ी पढ़ता लिखता रहा हूँ और एक मजबूरी भी थी कि अगर हम अपना ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप चलाएंगे तो ग्रुप को डायरेक्ट कौन करेगा। तो एक वातावरण संबंधी एक परिस्थिति जन्य व्यवस्था भी थी निर्देशक के रूप में अपने करियर को शुरू करने की, और दूसरा एक झुकाव भी था कि निर्देशन में पढ़ने को खूब मिलता है और एक चैलेंजिंग होता है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब तब बना जब मैं लहरों के राजहंस कर रहा था। पहली बार एक पूर्णकालिक नाटक मोहन राकेश का, जो कि काफ़ी टफ और बड़ा ही मनोवैज्ञानिक है। नंद का जो रोल है वो बड़ा ही मनोवैज्ञानिक है, या एक स्त्री पुरुष के बीच के जो संबंध हैं उन संबंधों पर केंद्रित करके वो नाटक था। तो स्त्री मन को समझना और पुरुष मन को समझना, वो दोनों ही मेरे लिए बड़ा ही चैलेंजिंग था, क्योंकि तब तक मेरी शादी भी नहीं हुई थी, विवाह भी संभवतः नहीं हुआ था, या हो चुका था, नई शादी हुई थी। तो एक चैलेंजिंग भी था। 1988 की बात है ये। 1988 में ये नाटक हमने किया था, जिसके लहरों के राजहंस। तो बड़ा मन विचलित रहता था। मैं उस चरित्र को, जो नाटक का मुख्य पात्र है, नायक है नंद, उस नंद के चरित्र को जीने लगा था, जिया था मैंने। और तब एक पुरुष की दृष्टि से स्त्री मन का विमर्श, स्त्री मन को टटोलने की कोशिश की थी। तो रात भर मैं जग के सोचता था कि इस सीन को कैसे करना है। अपने अभिनेता से, श्यामलाल जी कर रहे थे वो अभिनय नंद का, और उन्होंने बहुत अच्छा भी किया। तो किस तरीके से उनको, एक एक्टर को किस तरीके से टैकल किया जाए, किस तरीके से उसको समझाया जाए
कि वो उस मन को समझे, सुंदरी के मन को भी समझे, और दूसरी तरफ उसका जो मन लगा है तथागत की ओर, भगवान गौतम बुद्ध की ओर। तो वो जो अध्यात्म और भौतिकता के बीच की जो खाई है, उस खाई में मैं महीनों तैरता रहा। उसने बड़ा विचलित किया मुझे। हालांकि उसके शोज बड़े अच्छे हुए, लखनऊ में हुए, बनारस में हुए, इलाहाबाद में शो हुआ, रांची में शो किया हमने। युवा रंगमंच की एक कार्यशाला अभिनय के ऊपर हो रही थी, जिसमें मैं जुड़ा और वहाँ से फिर मेरी शुरुआत हुई, जहाँ पे मेरी मुलाकात मेरे रंग गुरु श्री अजय मलकानी जी से हुआ, और फिर ये सिलसिला अभी भी जारी है। इस 20 वर्षों में हमने कई जगह, देश के कई शहरों में हमने रंग कर्म किए और कई चीज़ें सीखने को भी मिला। जब मैं शुरुआत में रंग कर्म में आया और मलकानी साथ के साथ जुड़ा, तो कुछ पता नहीं था कि रंग कर्म में आगे कैसे क्या करना है। बस एक जुनून था कि मुझे अभिनय करना है, थिएटर करना है। फिर धीरे धीरे सर ने कई जानकारियाँ, कई बारीकियों से हमें अवगत कराते रहा और इस विधा में हमें आगे बढ़ाता रहा। फिर एक समय आया सर को कि संस्था में कई चीज़ें बदलाव हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम संस्था का जो सचिव, महासचिव का जो पोस्ट है उसको तुम देखो, क्योंकि बहुत से ऐसे कार्य हैं जो नहीं हो पा रहा था। फिर हमें वो दायित्व मिला और उस दायित्व का निर्वहन अभी भी हम कर रहे हैं। मतलब अब तो ये है कि सर, मलकानी सर ने ऐसा कहा है कि भाई अब तुम देखो, तुम्हें जो अच्छा लगता है करो, और बस हमारा गाइडलाइंस तुमको मिलते रहेगा, उस दिशा में काम करते रहो। डॉक्टर अजय मलकानी का बनारस की धरती से संबंध रहा है, जहां हिंदी में अव्यवसायिक रंगमंच का सूत्रपात 1868 ईस्वी में बनारस थिएटर के साथ हुआ। 1884 में बनारस में नेशनल थिएटर की स्थापना हुई। भारतेंदु के अंधेर नगरी का प्रथम मंचन नेशनल थिएटर में ही किया था। वाराणसी में भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद के हिंदी रंगमंच के बाद का जो युग शुरू होता है, उसमें मुख्य रूप से कई लोग हैं, जिनमें एक पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी रहे हैं, जिन्होंने विश्व रंगमंच का इतिहास भी लिखा है उस जमाने में। तो पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी के सानिध्य में हमारी कई बहनें नाटकों में भाग लेती रहीं। हमारी एक बहन जो हमसे बड़ी है, डॉक्टर कुसुम मिश्रा, वो बनारस के रंगमंच की एक प्रमुख अभिनेत्री थी और उन्होंने मोहन राकेश के आधे अधूरे में काम किया, सावित्री की भूमिका में। तो उन्हें रिहर्सल में मैं ले जाया करता था। वो जमाना ऐसा था, ये बात है सन 65 और 72 के बीच की। तो मैं ले जाया करता था। भाई कोई भी लड़की घर से निकलेगी तो कोई ना कोई भाई साथ में जाएगा, तो मैं जाता था, रिहर्सल देखता था। वहीं से मुझे प्रेरणा मिली और फिर वही जो डायरेक्टर थे, मेरा ख्याल है राम बहादुर सक्सेना, ऐसा कुछ नाम था उनका, या नीलकमल चटर्जी, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने फिर दूसरा, उन दिनों बांग्लादेश का 71 का वार भी शुरू हो गया था, 1971 का। तो उन्होंने एक देशभक्ति पर एक प्ले खुद लिखा था, पूर्णकालिक नाटक, फूलों की इस धरती पर। तो शायद राम बहादुर सक्सेना जी ही थे। तो उसमें भी मुख्य अभिनेत्री के रूप में हमारी बहन कुसुम जी काम कर रही थी, कुसुम दीदी। तो मैं भी साथ में जाता था। तो मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें भी इसमें रोल करना है। तो उन्होंने एक सिपाही का रोल दिया था मुझे, और उसका आज भी मुझे संवाद याद है, उसे फौरन गोली मार देनी चाहिए। तो ये जो गोली मार देनी चाहिए, वो रंगमंच की गोली मुझे लगी, और तब से जो थिएटर का नशा चढ़ा, उसके बाद आज देख लीजिए 42 वर्ष हो गए हैं लगभग रंगमंच में काम कर रहा हूँ।
तो ये मेरी सबसे पहली प्रेरणा थी। हमारे घर से ही रंगमंच की शुरुआत हुई मेरी, और मेरी परवरिश रंगमंच में बहुत कुछ सीखा अपनी बड़ी बहन कुसुम जी से। उसके बाद फिर मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में मुझे पता चल गया था, और मैं 72 में B.Com करने के बाद मैं ज्वाइन भी करना चाहता था, BHU से जाना चाहता था डिग्री लेने के बाद। तो मेरे घर वालों ने कहा कि भाई पहले पूरी पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद हिंदी रंगमंच में कोई भविष्य उन दिनों नहीं हुआ करता था, तो पहले पूरी पढ़ाई कर लो, नौकरी करो, और उसके बाद जो तुम्हारा शौक है वो शौक पूरा करो। तो मैंने बहरहाल फिर अपने आगे की पढ़ाई जारी रखी और रंगमंच से भी जुड़ा रहा। नाटक देखा करता था, ज़्यादा से ज़्यादा नाटक पढ़ा करता था, और उन्हीं दिनों फिर मेरा परिचय हमारे मेंटर गुरु श्री ब्रजमोहन शाह जी से हुआ, BM शाह जी से, जो कि पारसी रंगमंच के एक प्रमुख हस्ताक्षर रहे। वो एक विशेषज्ञ थे, स्कॉलर थे, और साथ ही साथ वो बड़े अच्छे अभिनेता भी थे, निर्देशक भी थे। वो संप्रति राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डायरेक्टर भी हुए। तो वो हमारे मेंटर थे, उनसे भी हमने रंगमंच में बहुत कुछ सीखा। और उसके बाद B.Com के बाद M.Com किया, लॉ के दौरान ही 1975 में इमरजेंसी देश में लागू हुई, आपातकाल। तो आपातकाल में थोड़ा सा भूमिगत भी रहा, भूमिगत गतिविधियों में भी लिप्त रहा। और उसके बाद आपातकाल ख़त्म हुआ 77 में, जनता गवर्नमेंट जब आई, उस समय तक मेरा लॉ भी कंप्लीट हो चुका था, और फिर नौकरी की तलाश में। इस बीच में 2-3 नौकरियां मुझे मिली, पर वो रंगमंच के लिए बाधक थी। जैसे रेलवे में एक गुड्स क्लर्क की नौकरी मिली, बैंक में एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में नौकरी मिली, पर वो सब बड़ा बाधक था। सुबह से लेकर शाम तक की ड्यूटी थी। मैं चाहता था कि शिक्षा के क्षेत्र में आऊँ और लेक्चरर बनूँ किसी भी विषय में, खास करके कॉमर्स में अपने विषय में बनूँ। तो मैंने फिर अप्लाई करना शुरू किया, और फिर मेरा सिलेक्शन रांची विश्वविद्यालय के उस जमाने में जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज था, मारवाड़ी कॉलेज, वो तब प्राइवेट कॉलेज हुआ करता था, वहाँ हमारा अपॉइंटमेंट हुआ। उस समय मारवाड़ी कॉलेज के जो शासी निकाय के सचिव थे श्री स्वर्गीय गंगा प्रसाद बुधिया जी का बड़ा आशीर्वाद, बड़ा वरद हस्त था, बहुत मानते थे। तो मेरा अपॉइंटमेंट हुआ वहाँ कॉमर्स में, और फिर अपॉइंटमेंट के बाद से जो रंग यात्रा शुरू हुई, क्योंकि अब नौकरी मिल गई थी, और नौकरी ऐसी कि कॉमर्स पढ़ाना है, सुबह 7 से लेके 12 बजे तक के बीच में रहना है कॉलेज में, 1 बजे छुट्टी हुई, 1 बजे के बाद फुल टाइम थिएटर का मैंने देना शुरू किया, और 77-78 से। और शुरू में उन दिनों आज रांची एक्सप्रेस रांची से निकला करता था, बलवीर दत्त जी उसके संपादक थे, तो बलवीर जी से भी बात किया हमने, और आज अखबार की शुरुआत हुई वहाँ। तो आज अखबार चूँकि वो बनारस से प्रकाशित होता था, और उनका वो रांची में संस्करण शुरू हुआ, तो आज के लिए मैंने रंग समीक्षाएं लिखनी शुरू की। उस जमाने में जो रंग हस्ताक्षर ग्रुप था, इसी तरह से दर्पण था, रंग दर्पण था, रंगायन ग्रुप था, थिएटर सेंटर था। ये लोग नियमित रूप से या तो प्रतियोगिताएं कराते थे या खुद रंगमंच किया करते थे। तो उनकी रिपोर्टिंग से शुरू की, और फिर 1981 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली का एक सघन नाट्य शिविर 10 सप्ताह का, 10 वीक्स का, लगभग 2.5 महीने का एक नाट्य शिविर BIT मेसरा के सहयोग से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का हुआ, जिसमें मैं रांची विश्वविद्यालय से गया। पहली बार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षणार्थी के रूप में मेरा सिलेक्शन हुआ, और विश्वविद्यालय के कुलपति का बड़ा आशीर्वाद था। वो जानते थे कि ये कलाकार मन है इसका, तो उन्होंने छुट्टी भी दे दी हमको, विथ पे छुट्टी दे दी पूरे 2.5 महीने की। और मैंने बड़े संयोग से और बड़े मनन से उस कार्यशाला में शिरकत की। उस कार्यशाला की विशेषता ये थी कि वहाँ बड़े बड़े थिएटर के दिग्गज आए, श्यामन जालान आए,
रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता उस जमाने के थे बंगाल से, तो श्यामानंद जालान जी, रुद्र प्रसाद गुप्ता जी, बादल सरकार जी, बीएम शाह खुद थे, फिर कर्नाटक से प्रसन्ना जी उसके शिविर निदेशक थे, कार्यशाला निदेशक थे, फिर पंकज सक्सेना, जयतीर्थ जोशी, विजय दलवी, तमाम स्वनाम धन्य रंग कर्मियों से और विशेषज्ञों से एक इंटरेक्शन हुआ और काफी कुछ सीखने को मौका मिला। हिंदी रंगमंच के विकास में भारतेंदु नाटक मंडली 1906 की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस मंडली ने लगभग 1.5 दर्जन नाटकों का मंचन किया, जिसमें सत्य हरिश्चंद्र, सुभद्रा हरण, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी प्रमुख हैं। इस नाटक मंडली ने भारतेंदु युगीन नाटकों के साथ साथ प्रसाद के नाटकों को भी सफलतापूर्वक मंचित कर हिंदी के अपने स्वतंत्र रंगमंच के विकास का मार्ग प्रशस्त किया और उसी मार्ग पर डॉक्टर मलकानी चलते हुए लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। मेरे साथ अजय मलकानी सर का पिछले 7 साल से रिलेशन है, और जब मैं अपनी बेटी को लेके गया था उनके पास, पहली परिचय का थोड़ा सा मैं बताऊं तो मेरी बेटी को डांस सिखाने के लिए लेके गया था। उनकी सुपुत्री गार्गी मलकानी, उनके पास उनके क्लास में कथक डांस के लिए मैं गया था, और उसी दरमियान हमको अजय मलकानी सर से परिचय हुआ, मेरा सौभाग्य था। बाद में आगे वे फॉरवर्ड हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम लोग इतना कैसे क्लोज है, मैंने अपने रिलेशनशिप पर कुछ ऐसा फीलिंग आया। तब मुझे मालूम पड़ा कि वो बनारस को बिलोंग करते हैं और मैं भी बनारस को बिलोंग करता हूँ। मेरा भी सब रूट्स बनारस से, उनका सब कुछ बनारस से है। मेरे स्वर्गीय गुरुजी पंडित किशन महाराज जी पद्म भूषण, और मेरी माता जी के जो गुरु थे भारत रत्न रविशंकर जी, सबका रूट हमारे बनारस से है। तो सर के साथ मेरा पिछला 7 साल से, क्योंकि हम लोग बनारस को बिलोंग करते हैं और बनारस की माटी से एक जगह से ये हैं, तो एक गजब का रिलेशन है उनसे। मैं क्या बोलूँ, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे पिता भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं। बड़ा विचित्र रिलेशन। इस रिलेशन में मैं कैसे क्या समझा दूँ और क्या बोल दूँ। सर का सिखाने और अभिनय बताने का तरीका बहुत एक अलग हुआ करता है। पहले तो वो मतलब ऐसे पेश आते हैं, मतलब हम शिष्यों के साथ, कि शुरुआत में तो लगता है कि पता नहीं कौन आदमी है, तो बड़ा डर लगता था। जब मुझे याद है कि जब मैं उनके साथ वो वर्कशॉप करने से पहले मैं उनसे मिला था, यही मारवाड़ी कॉलेज में वो प्रोफेसर भी थे, और वहाँ पे एक ड्रामेटिक सोसाइटी चलती थी। तो हालांकि मैं मारवाड़ी कॉलेज का स्टूडेंट नहीं था उस समय, तो मैं गया उनके पास, सोचा कि एक प्ले करूँगा। मतलब कुछ दोस्तों ने बुलाया था, वो लोग कर रहे थे प्ले, तो मुझे भी बुलाया गया वहाँ पे। तो मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो उन्होंने गेट वेट बंद कर दिया और वहाँ पे चालू था, अपना रिहर्सल चालू था। तो मैं जैसे पहुँचा, गेट बंद था, तब तक एक चाय वाला आया वहाँ पे चाय देने के लिए, तो उसके लिए गेट खुला, मैं साथ साथ चला गया अंदर। तो जो लड़के रिहर्सल कर रहे थे, मुझे देखकर थोड़ा सा नज़र मेरी तरफ चला गया। तो सर तो वो थोड़ा सा डायलॉग वायलॉग गड़बड़ हो गया उसका। तो सर ने तुरंत प्ले रोक दिया, मुझसे पूछा कि हाँ बोलो क्या है। तो बोले मुझे बुलाया गया था। तो बोले तो लेट क्यों हो गए। तो मैं बताया सर सॉरी लेट हो गया। तो उन्होंने जो मतलब एक तरह से बहुत अजीब पेश आए। तो मैं तो पहले डर गया और गुस्सा भी हुआ उनसे, लेकिन फिर बाद में जब उनसे मिला तो लगा कि नहीं ऐसे नहीं है। और फिर आज तक मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से सीख रहा हूँ, और अभी सीखने का सिलसिला जारी है। डॉक्टर मलकानी का कहना है, जब रंगमंच शुरू की तब रंगकर्मी के विस्तार के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी ही था। इस क्षेत्र में कुछ बेहतर करने के लिए कुछ नहीं था, ना ही सीखने के लिए अच्छा कॉलेज था। लेकिन अब युवाओं के पास खुद को आगे बढ़ाने के लिए न जाने कितने OTT प्लेटफॉर्म हैं, जहां रंगमंच के कर्मियों को बहुत अवसर भी मिल जाते हैं। देखिए, जिन दिनों हम लोग ने थिएटर शुरू किया कोई स्कोप नहीं था,
सिवाय आकाशवाणी के रेडियो नाटक में, और बाद में 86 के आसपास, 84-86 के आसपास दूरदर्शन आया रांची में, या छोटे छोटे शहरों तक गया। वहाँ पे जो थोड़ा बहुत नाटक का स्कोप बनता था, या कोई शॉर्ट फिल्म बनी उसमें एक्टिंग का एक स्कोप बनता था। ले दे के सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न था, ये 3 ही था। कोई एवेन्यूज़ बहुत खुले हुए, अपार संभावनाएं रंगमंच की नहीं थी। आज जब हम 21st सेंचुरी में हैं, जब 21st सेंचुरी की बात करते हैं, तो अब तो इतना विशाल संभावनाएं बन गई हैं। देखिए होता क्या है कि एक बचपन में आप हॉबी के रूप में एक रंगमंच को लेते हैं, हॉबी से फिर वो जब आप जवानी में आते हैं, बचपन से मेरा मतलब किशोरावस्था 16, 17, 18, 19 की जो अवस्था है उसमें, फिर जब आप 21, 22, 23 में लगातार रंगमंच कर रहे हैं, तो आप में एक मिशन के रूप में आप रंगमंच में एक कमिटमेंट के साथ करते हैं। तो हॉबी से मिशन बनता है, और मिशन से ही प्रोफेशन बनता है। तो हॉबी, मिशन एंड प्रोफेशन, ये 3 तिगड़ी चलती है। आज जो बच्चे आ रहे हैं वो सीधे चाहते हैं कि वो प्रोफेशन से जुड़े, ऐसा नहीं होता है। पहले आपको पढ़ना है, रुचि पहले है, रुचि के बाद आप में कितनी प्रतिभा है, और उस प्रतिभा को शार्पन करने के लिए, निखारने के लिए गुरु कौन है आपके पास, ये भी गुरु को भी तय किया जाना चाहिए। और फिर जब प्रतिभा है तो आपके लिए अपार संभावना है, हर क्षेत्र में। मेकअप में चले जाए, कॉस्ट्यूम डिजाइन में चले जाए, एक्टिंग में चले जाए, प्रोडक्शन के दूसरे पे एरिया में चले जाए, कैमरा हैंडलिंग में चले जाए। आप देखिए कि इतने तरह के OTT प्लेटफॉर्म बन गए हैं, उस पर इतने तरह के वेब सीरीज बन रहे हैं, सीरियल्स बन रहे हैं, फिल्में बन रही हैं, छोटी छोटी फिल्में बन रही हैं। गांव में जैसे एक फिल्म हम लोगों ने देखा था ना, वो पिपरी लाइफ या क्या था, तो गांव का के क्षेत्र में छोटी छोटी फिल्में बन रही हैं, छोटे छोटे शहरों के युवा उसमें लगे हुए हैं। और इतने तरह के हजारों किस्म के पूरे विश्व का रंगमंच अगर देखें तो विश्व में हजारों तरह के फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल होते हैं। ये वीडियो जो हम मोबाइल पर फिल्में शूट करते हैं, उसके फेस्टिवल्स होते हैं। तो आज के ज़माने में अब वो ज़माना लग गए कि बेटा रंगमंच करने के लिए पहले नौकरी करो, पहले अपने दाल रोटी और रोजी रोटी को जमाओ, उसका जुगाड़ करो, और बाद में रंगमंच करो। ऐसे अब वो ज़माना हिंदी रंगमंच में भी लग गया है। बंगाल में तो नहीं है, बंगाल में तो प्रोफेशनली काम हो रहा है, गुजरात में प्रोफेशनली काम हो रहा है, महाराष्ट्र में प्रोफेशनली काम होते हैं, वहाँ इसको मिलता है थिएटर के लोगों को। लेकिन हिंदी रंगमंच में, हिंदी पट्टी के रंगमंच के विषय में ये कहा जाता है कि पहले दाल रोटी का जुगाड़ करो और फिर रंगमंच करो। मैं अब इसे नहीं मानता। अगर आप में प्रतिभा है तो आप उस प्रतिभा को तराशें और इस फील्ड में काम करें, आपको नेम, फेम और मनी तीनों मिलेगा। पहले युवा अच्छे से रंगमंच को सीख लें, तभी वो सफलता की राह पर चल पाएंगे। इस क्षेत्र में आपका कोई गॉडफादर भी काम नहीं आता है, आपका टैलेंट ही आपको लेकर जाएगी। झारखंड में काम करने का बहुत स्कोप है। यहाँ एक तो जनजातीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं के रंगमंच को विकसित किया जा सकता है, बोलियों को विकसित किया जा सकता है, क्योंकि यह रंगमंच से काफी अछूता राज्य है। 1986 में पास आउट होने के बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हमने अपनी कर्मभूमि पुनः झारखंड को चुना, और उन दिनों सबसे पहला नाटक हमने वहाँ से आने के बाद आई भूत सुहानी किया। विनोद रस्तोगी जी का प्ले था, रेडियो में उनका बड़ा नाम है, और हवामारी में मुंशी एतवारी लाल का वो रोल किया करते थे। तो उनसे नौटंकी लिखवाई विनोद रस्तोगी जी से, आई भूत सुहानी। रांची में इनवाइट किया, वो आए, उनके एक असिस्टेंट अभिलाष जी आए, और उन लोग घर में थे पूरे 20 दिन 21 दिन जाके उन्होंने नाटक लिखा। और फिर हमारे एक्टर्स को ट्रेंड किया कि किस तरीके से दोहा, पहले तबील, और किस तरीके से दौड़ नौटंकी में बोला जाता है। तो वहीं से एक बीज आया कि भाई अगर हमको काम करना है तो हमें
पहले से प्रकाशित और पहले से प्रदर्शित नाटक न करके ओरिजिनल थीम को लेकर काम किया जाना चाहिए। तो ये एक विचार मन में था, पर पहले अपने को इस्टेब्लिश करना था, इसलिए लहरों के राजहंस और दूसरी तरह के प्रकाशित स्क्रिप्ट को किया, बहुत सारे नाटक किए, और बाद में फिर जब एक सेटलमेंट हो गया, एक डायरेक्टर के रूप में एक प्रसिद्धि मिली, तो मुझे लगा कि अब थोड़ा ओरिजिनल काम करना चाहिए। तो उन्हीं दिनों 1989 में एक बहुत बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल, नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल हुआ यहाँ पे झारखंड के मोरहाबादी मैदान में, और उसमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आना था, राजीव गांधी को आना था, या जो भी प्रधानमंत्री था 88 में, तो वो नहीं आ पाए, और फिर आए उस समय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री या जो भी वेलफेयर मिनिस्ट्री की डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी आके उद्घाटन किया। पूरे राज्यों से, जितने भी राज्य थे उस समय 26 राज्य और तमाम केंद्र शासित प्रदेशों से टीमें आई, और अपने जाहिर सी बात है झारखंड में हो रहा है, तो झारखंड के भी सारे फोक फॉर्म्स वहाँ पे आए, और पहली बार एक पूरा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देखने का मौका मिला। वहीं से मुझे ये प्रेरणा मिली कि क्यों न हम झारखंड की संस्कृति को लेकर कोई एक ऐसा नाटक करें जो यहाँ की मिट्टी की सुगंध दे, और यहाँ के जो हमारे जनजातीय संघर्ष है, स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान है जनजातीय भाइयों का, सदावासी भाइयों का, उसको लेकर एक कंप्लीट कंपोजिट आर्ट के रूप में हम उसको 1.5 से 2 घंटे में प्रस्तुत करें। तो वहाँ से वो आइडिया आया, और उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात उनसे हो गई, डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह से, और बहुत प्रगाढ़ उनका स्नेह भी मिला, परिचय हुआ। उन्होंने अपनी बिरसा मुंडा पे एक पुस्तक भी हमको दिया, प्रकाशित जो उनकी थी, जिससे वो बहुत चर्चित हुए, अंग्रेजी में भी था और हिंदी में भी था वो किताब उन्होंने दी। रामदयाल मुंडा जी से भी बात हुई। उन्हीं दिनों हमारे रांची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर LCCN नाथ शाहदेव थे, उनसे बातचीत हुई, और कुमार सुरेश सिंह ने मुझे कहा कि आप यहाँ पे सबसे पहले उनसे मिलिए, डॉक्टर शरद राय जो वर्ल्ड के फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनके घर जाइए, उनकी धर्मपत्नी अभी हैं, उनसे जाके मिलिए, और ट्राइबल कल्चर को देखिए आपने। तो बहुत सारे उन्होंने रेफरेंस मटेरियल मुझे बताए, मुंडा एंड देयर कंट्री, फिर संथाल के ऊपर, फिर बोले डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पढ़िए आप रांची का, और खूंटी का, मतलब तब तो खूंटी जिला नहीं बना था, और उधर पश्चिमी सिंहभूमि का पढ़िए। तो वो सब उन्होंने रेफरेंस लिया। उन सबको पढ़ते पढ़ते में वो फिर आइडिया धीरे धीरे डेवलप हुआ, और फिर हमने वो उलगुलान के रूप में बिरसा मुंडा की मुंडारी भाषा की उलगुलान शब्द को लिया, क्योंकि बड़ा कैची शब्द था, लेकिन उसके साथ साथ बाकी जो झारखंड के तमाम आंदोलन थे, चाहे वो 1855-56 का आंदोलन हो, इनका बुद्धू भगत का आंदोलन हो, संथाल विद्रोह हो, उन सबको जोड़ के, या लड़काना विद्रोह हो, या फिर अपना नीलांबर पीताम्बर का विद्रोह, विश्वनाथ शाहदेव का, टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी, इन सबको अब सबके एक अगर एंगल से देखें तो सैकड़ों नाटक बन सकते हैं। झारखंड में अखरा की संस्कृति है। इस अखरा संस्कृति को ही विकसित करते हुए ही रंगमंच का हिस्सा बनाया जा सकता है। आज हम आधुनिक युग में रह रहे हैं, इसलिए रंगमंच को अखरा से जोड़ते हुए काफी बदलाव किया जा सकता है। रंगकर्मी कोई आग का गोला नहीं है जो कुछ बड़ा कर दे, लेकिन समाज के प्रति उनका योगदान जरूर हो सकता है। रंगकर्मी समाज को आईना जरूर दिखा सकता है। झारखंड में रंगमंच के विकास की बहुत ही अपार संभावनाएं हैं। एक तो भाषा को लेकर देखें अगर आप, तो जनजाति और क्षेत्रीय भाषाएं, जनजाति और क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के साथ साथ रंगमंच का विकास बहुत तेजी से हो सकता है। कि जनजातीय भाषाओं में, चाहे वो खोरठा हो,
क्षेत्रीय भाषा में, चाहे वो मुंडारी हो संथाली भाषा हो, ये उरांव भाषा हो, खड़िया हो, इस तरह के जितने भी जनजाति और कुरमाली हो, तो ये पचपरगनिया हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, इस तरह के हिंदी तो है ही। तो ये तमाम तरह के जितने भी भाषाएं हैं, उन भाषाओं के रंगमंच की विकास की बहुत ही जोरदार संभावना बन सकती है, नंबर 1। दूसरा ये कि दो तरह की चीज़ों को रखना पड़ेगा। एक तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आपको झारखंड सरकार डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर को लगना पड़ेगा और अलग अलग जो झारखंड के 24 जिलों में जहाँ जहाँ रंगमंच होता है, जो पॉकेट्स हैं, चाहे वो चाईबासा हो, पलामू हो, रांची है, हजारीबाग है, देवघर है, दुमका है, इस तरह जमशेदपुर है, गिरिडीह है, ऐसी जगह पे युवाओं के नई पीढ़ी को अगर तैयार करना है तो आपको प्रशिक्षण शिविर, कार्यशाला शिविर लगानी पड़ेगी। सरकार को इस पर प्रयास करना चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट, और थिएटर में सिर्फ एक्टिंग नहीं है, थिएटर के तमाम पार्ट हैं, तमाम स्किल डेवलपमेंट हो सकता है। फैशन डिजाइनिंग भी थिएटर के अंतर्गत आता है। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, कॉस्ट्यूम के इनपुट वर्कशॉप्स हो सकते हैं। लाइट डिजाइन के, फिल्म और स्टेज लाइट डिजाइन के इनपुट वर्कशॉप, या थीम लाइट के, किसी इवेंट मैनेजमेंट के लिए लाइट के लिए इनपुट वर्कशॉप्स हो सकते हैं। मेकअप पर इनपुट वर्कशॉप्स हो सकते हैं। ब्राइडल मेकअप के लिए आज इतने तरह के गली गली में आप देखेंगे कि मेकअप के ब्यूटी पार्लर्स खुल गए हैं। वो ब्यूटी पार्लर का काम भी थिएटर ही सिखाता है। तो आप इनपुट वर्कशॉप्स और बड़े वर्कशॉप्स, रेजिडेंशियल वर्कशॉप्स करके युवाओं में एक स्किल डेवलप कर सकते हैं। एक्टिंग के साथ साथ जिनका मन एक्टिंग में, वो एक्टिंग में जाए, जिनका मन कॉस्ट्यूम डिजाइन और फैशन डिजाइनिंग में है, किसी का मेकअप में है, ब्राइडल मेकअप और ग्रूम और मेकअप में है, वो उसमें जा सकता है। तो ये तमाम इस तरीके से आप अलग अलग ब्रांचेस बना के थिएटर के उसमें ट्रेनिंग आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट दे सकता है। पहला तो ये हो सकता है। दूसरा शॉर्ट टर्म प्लानिंग में हो सकता है कि थिएटर फेस्टिवल्स करिए। ब्लॉक लेवल से भी शुरू कर सकते हैं, पंचायत लेवल से भी शुरू कर सकते हैं, वहाँ से शुरू करें आप, और उसके बाद रीजनल थिएटर से शुरू करें। वहाँ से शुरू करके आप उसको डिस्ट्रिक्ट में ले आए, जिला स्तर पे, और जिला स्तर से फिर उसको कमिश्नरी लेवल पे ले जाएं, और कमिश्नरी लेवल से फिर आप स्टेट लेवल पे करें, और स्टेट से फिर नेशनल लेवल पे ले जा सकते हैं। इस तरीके के तमाम थिएटर फेस्टिवल्स के जरिए भी आप अच्छा रंगमंच का विकास कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आप रख सकते हैं कि थिएटर की पढ़ाई हो। अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्कूलों में भी और बीएड कॉलेजेस में भी सब जगह आ गया है कि भाई आपको जो है आर्ट एंड कल्चर को एक विषय के रूप में पढ़ाना है, या तो उसमें डिग्री देनी है। रांची विश्वविद्यालय ने तो परफॉर्मिंग आर्ट का डिपार्टमेंट खोल दिया, फाइन आर्ट्स का। उधर विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय धनबाद ने भी, कोयलांचल विश्वविद्यालय ने भी यूनिवर्सिटी लेवल पे अपना थिएटर का, म्यूजिक का, डांस का कोर्स शुरू किया है। तो ये विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई हो, और केवल एमए लेवल पर, स्नातकोत्तर लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे ना हो, बल्कि इंटरमीडिएट से शुरू किया जाए। +2 लेवल से लेके ग्रेजुएशन से लेके हम थिएटर की पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंतर्गत, ये कर सकते हैं। फिर थिएटर की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, हम राजस्थान घूम रहे थे, राजस्थान के तकरीबन हर जिले में 52 या 54 जिले थे, याद नहीं आ रहा है, 92-93 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। जयपुर में एक वर्कशॉप कर रहा था, और अजमेर में, हर जिले में आपका एक कम्युनिटी सेंटर है विथ फुल स्टेज लाइट एंड साउंड सिस्टम के साथ, पूरी सुविधा के साथ है। तो वो सुविधाएं भी हर जिले में, अगर आपने टाउन हॉल बना दिया है, टाउन हॉल में पॉलिटिकल मीटिंग्स ज़्यादा होती हैं, और टाउन हॉल उतना अच्छे मेंटेन है भी नहीं, और बहुत बड़ा है, थिएटर के हिसाब से नहीं है। थिएटर की बिल्डिंग्स आप बनाएं लगातार,
जैसे हमारे रांची शहर में अभी रविंद्र भवन बन रहा है, अब देखना है कि उसमें किस तरीके की सुविधाएं थिएटर के अंतर्गत है। तो ये लॉन्ग टर्म में आप HEC बना सकते हैं। HEC में राजेंद्र भवन का इतना बढ़िया एकॉस्टिक है, HEC में आप उसको गवर्नमेंट लीज पर लेके 70 साल या 35 साल के लीज पे लेके उसे एक थिएटर बिल्डिंग के रूप में तब्दील कर सकती है। इसी तरीके से जहाँ जहाँ पब्लिक सेक्टर है, उन पब्लिक सेक्टर से MOU करके हम महीने में कुछ दिन के लिए गवर्नमेंट ही अलॉट कर दे थिएटर के लोगों को कि आप यहाँ रंगमंच करिए या कल्चरल प्रोग्राम करिए, डांस करिए, म्यूजिक करिए, जो भी करना है। तो ये सारी प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं और रंगमंच का विकास इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि रंगमंच ही एक ऐसी विधा है जो व्यक्तित्व को पूर्ण बनाती है। पिछले कई वर्षों से उल गुलान नामक एक नाटक चल रहा है। इसमें डॉक्टर मलकानी का प्रयास रहा है कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के योगदान को रंगमंच के माध्यम से बता सकें। बिरसा मुंडा का योगदान तो सभी को पता है, उससे पहले के शहीदों के बारे में मंचन कर बताया गया है। इसके अलावा छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से झारखंड की जनता को जोड़ने का प्रयास भी करते रहते हैं। पेड़ बचाओ पर अब तक इन्होंने करीब 100 नाटक का मंचन किया। तब झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था। बेटी बचाओ पर इन्होंने नुक्कड़ नाटक किया। बेटी बचाओ का नारा अभी 10 सालों से दिया जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने अपने नाटक के माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुंचाया। तब सभी जिलों में ये नाटक किया था। हर जिले में वहां की भाषा में हिंदी का मेल करते हुए ये संदेश लोगों तक दिया, ताकि लोगों को बात समझ आए। ये वो शख्स हैं जिन्होंने मेरा जीवन तो बदलाई है। मैं आज अगर अभिनेत्री हूँ, लोग अगर मुझे जानते हैं, तो इसका पूरा श्रेय श्री अजय मलकानी को है। मैं उनसे 24 साल पहले मिली थी। जी हाँ, 24 साल हो चुके हैं उनके साथ इस रिलेशन का, गुरु शिष्या का। छोटे मोटे एल्बम करती थी। उन्होंने मुझे पिक किया कि हाँ, शायद मुझ में कुछ टैलेंट है और उसे वो निखार सकते हैं। जब मैं गुरुजी से मिली और उनके साथ मेरा काम करना शुरू हुआ, तो मैंने जाना, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। डायलॉग कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे रिएक्ट करना है, किस तरीके से आपके रिएक्शंस होने चाहिए, ये हर चीज़ थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने मुझे सिखाया। बहुत सारे ऐसे पल हैं जहाँ पे मैं खूब रोई भी हूँ, डांट भी खाई हूँ, लेकिन उनका प्यार, उनका स्नेह बहुत मिला है। मुझे याद है, एक हमारा प्ले था फट जा पंचधार। एक जो कैरेक्टर मैं निभा रही थी रखी का, उस कैरेक्टर को ढालने के लिए गुरुजी ने कहा था कि जब तक ये तैयार नहीं होगा तब तक हम लोग इसका मंचन नहीं करेंगे। मुझे हर बार लगता था कि मैं तो तैयार हूँ, फिर भी गुरुजी क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं। गुरुजी ने मुझे रखी जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर सिर्फ रखी का नहीं रहा, उन्होंने मुझे रखी बना दिया। 1 महीना उन्होंने जिस प्रकार से परिश्रम किया मेरे पीछे, वो अतुलनीय है। ऐसा बहुत सारा वक्त आया जब मुझे लगा कि मुझसे होगा ही नहीं। उन्होंने आज तक, मेरे सामने बहुत सारे जूनियर्स आए, मेरे सीनियर्स इतने अच्छे थे, लेकिन मैंने उन्हें देखा है कि उन्होंने कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा, हाथ नहीं छोड़ा। किसी ने कोई सवाल किया, उसका जवाब उनके पास है, और उनके पास जो ज्ञान है शायद हमारे पास भी नहीं है, और उनमें जो एनर्जी है, काश ईश्वर इस जन्म में मेरे पास तो ये एनर्जी नहीं है। वो एक पावर पैक्ड इंसान है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती। 6 साल पहले मैं इस ग्रुप में आई थी। मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मुझे थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना है, बस एक दिन ऐसे ही दिमाग में आया और मैं चली गई सर के पास। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना कोई पोएम या फिर कोई ड्रामा तैयार करके लाना। तो मैंने आके किया उसको, तो कहा सर ने कि आवाज़ अच्छी है आपकी
और मुझे एक सिचुएशन दी कि हाँ इसको करके बताओ। तो मैंने करके बताया तो सर ने कहा कि बहुत ख़राब परफॉर्म किया तुमने। बट फिर नेक्स्ट डे से मुझे एक प्ले के लिए बुलाया। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे काम करती गई मैं, धीरे धीरे कोरस मिलता गया, धीरे धीरे और अच्छे रोल मिलते गए। तो कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखे हम मैंने इस ग्रुप में आकर के। सबसे पहले तो इतनी कॉन्फिडेंट मैं कभी नहीं थी, धीरे धीरे मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आया है कि मैं अपने लिए बोल सकती हूँ, सबके लिए बोल सकती हूँ। और सर के साथ सर के साथ आप काम कर रहे हो तो वो कुछ भी बोल रहे हो, डांट रहे हो, आपको तो इस बात का बुरा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए ही होता है। सर के साथ मेरा पहला नाटक था बैरागी मनहारा, और उसके बाद लगभग सर के निर्देशन में ही 12 से 15 नाटकों का मैंने साथ में काम किया है, जिसमें बैक स्टेज भी काम किया है, ऑन स्टेज भी काम किया है। और युवा रंगमंच झारखंड का पहला संस्था है जो कि सर की अध्यक्षता में चलता है, जिसको संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से रेपेट्री प्राप्त हुआ। तो यहीं से मुझे भी मोटिवेशन मिला और मैंने भी सर के मार्गदर्शन में चल के भी अपना जो संस्था है उसको भी मैंने रेपेट्री के लिए आवेदन दिया था। सर के साथ काम करके अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। 3-4 बातें हैं जो सर में बहुत अच्छी हैं कि आपको कैसे मोटिवेट करना है, वो बिना कहे, मतलब उनमें एक बहुत अच्छी खूबी है कि वो एक्टर को समझ जाते हैं कि हाँ कहाँ पे वो कमज़ोर है, कहाँ पे उसमें कमियां हैं। वो आपको बताएंगे नहीं, पर वो पीछे से काम ही इतना अच्छा कर देते हैं कि आपको मतलब बिना बताए वो कमियां जो हैं दूर हो जाएंगी। डॉक्टर मलकानी कहते हैं झारखंड में कभी थिएटर कल्चर नहीं रहा। अब भी राजधानी रांची तक में रंगमंच के लिए एक भी मंच नहीं है। भारत सरकार ने आड्रे हाउस बना दिया है, लेकिन वहां कोई सुविधा नहीं है। इसकी कीमत भी 12,000 रुपए है। जमशेदपुर के अलावा पूरे झारखंड में रंगमंच के लिए कोई स्टेज नहीं है। इसलिए भी हमने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाई। मलकानी सर के साथ मेरा एक अच्छा खासा अनुभव रहा है। जब सर की टीम उज्जैन जा रही थी और उज्जैन में कुंभ मेला लगा हुआ था, मेरी इच्छा थी कि मैं भी उज्जैन जाऊं, पर चूंकि सर युवा रंगमंच से संबंधित थे और मैं बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं पाता, तो मैंने वहाँ के रंगकर्मियों से कहलवाया कि सर से कहो ना कि मैं जाना चाहता हूँ, और सर की तरफ से मुझे अनुमति तुरंत मिल गई। और सच कहूँ तो रांची से उज्जैन, और वो भी बस में, एक लंबी दूरी की यात्रा हम लोगों ने की। युवा रंगमंच के सारे उन लड़कों से, उन रंगकर्मियों के साथ जो कुछ तो मेरे से जूनियर थे। जूनियर कहने का मतलब हुआ कि मेरे बाद रंगकर में आए थे। कुछ लोग समकक्ष थे, कुछ लोग साथी थे। काफ़ी शानदार रहा वो अनुभव। नाटक के मंचन के बाद जब हम कुंभ स्नान के लिए निकले तो कहीं से मलकानी सर एक गुरु नहीं लग रहे थे, वो सिर्फ हम लोगों के साथी ही लग रहे थे। और वैसा ही दोस्ताना व्यवहार, वैसा ही अंदाज, वो आज भी याद आता है तो काफ़ी मन रोमांचित हो उठता है। वो नदी में स्नान और सारे साथी हम लोग ऐसे मौज कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, जैसे लग रहा हो हम लोग एक क्लासमेट के लोग हों, एक साथ पढ़े लिखे हुए लोग हों। डॉक्टर मलकानी का कहना है कि यहाँ के रंगकर्मी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लोगों को और अधिक स्किल डेवलप करने की जरूरत है। इस पर काम भी हो रहा है। कई बड़े और अच्छे डायरेक्टर फिल्म बना रहे हैं। सरकार आज युवाओं को हर क्षेत्र में आगे आने का मौका दे रही है। ऐसे में सरकार का ध्यान रंगमंच के कलाकार की ओर भी जाना चाहिए, ताकि झारखंड में रंगमंच के क्षेत्र में जो उदासीनता बनी हुई है उसे खत्म किया जा सके। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम किरदार निभाने आए हैं, और किरदार तभी अच्छे से निभेंगे जब गुरु अजय मलकानी जैसे मार्गदर्शक हो। निरंतर वो रंगकर्मी और कलाकारों के लिए प्रेरणा बनते रहें। इसी कामना के साथ
वेल डन इंडिया के इस अंक से लेते हैं हम विदा। नमस्कार।